नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो हमारा पिछला टॉपिक था उपसर्ग, उसी को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ें, ताकि आपको जो पढ़ाई से संबंधित है वो नोट्स और सूचनाएं अवेलेबल हो सके, आप तक पहुंचाई जा सके। हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, और उपसर्ग को जब हमने पढ़ा तो उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग एक शब्दांश है। उपसर्ग की परिभाषा, ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व या पहले जुड़ते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग। और हम पढ़ रहे थे संस्कृत के उपसर्ग, और उनमें कई महत्वपूर्ण उपसर्गों को हमने पढ़ा था, जिसमें अधि था, जिसमें अनु था, जिसमें अति था। तो ये जितने भी उपसर्ग हमने पढ़े हैं, उससे आगे जिसमें एक अप उपसर्ग भी था। अब आगे के जो संस्कृत के उपसर्ग है, उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अगला जो आपका महत्वपूर्ण उपसर्ग है वो है आपका अव। कौन सा है? अव। अव का मतलब क्या है? अव का मतलब है बुरा, अव का मतलब है हीन। अव का मतलब बुरा भी होता है, अव का मतलब हीन भी होता है। यह चीज ध्यान रख लेना। जैसे अवगुण, तो आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट है, अव दिख रहा है, अव उपसर्ग है। ठीक है। जैसे अवनति, जैसे अवरोध, जैसे अवधारणा। अब एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, प्रश्न ऐसा आ जाता है कि निम्न में से किस में उपसर्ग अलग अर्थ दे रहा है? क्योंकि देखो, अव जो है इसका वैसे तो अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे अवगुण में आ रहा है, इसका नेगेटिव सेंस में अर्थ आ रहा है, नकारात्मक। अवनति में आ रहा है, अवरोध में आ रहा है, लेकिन अवधारणा में अलग अर्थ है। अवधारणा का अर्थ कोई बुरे से, हीन से या नकारात्मक नहीं है। तो जैसे ये चारों शब्द आपको विकल्प में दे देंगे, किसमें अव उपसर्ग अलग अर्थ दे रहा है, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे अवज्ञा, अवज्ञा में नकारात्मक अर्थ है तो अव उपसर्ग हो गया। अवगति, अव उपसर्ग हो गया। अवतार, अवतार में नकारात्मक अर्थ नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए, अवसर, तो अव उपसर्ग हो गया। अवकाश, अव उपसर्ग हो गया। अवलोकन, अव उपसर्ग हो गया। अवशेष, अव उपसर्ग हो गया। अवतरण, अव उपसर्ग हो गया। अवलेह, अव उपसर्ग हो गया। और अवस्था, इसमें भी अव उपसर्ग हो गया। अवांतर, यहां पे देखो आ रहा है, इसका मतलब यहां पे दीर्घ संधि हुई है। अव धन अंतर, क्या बन जाएगा? अव धन अंतर, यानी अवांतर में दीर्घ संधि भी है और अवांतर में अव उपसर्ग भी है। ठीक है। फिर देखिए, अवाप्ति, अवधन आपति हो गया, इसमें भी आपके दीर्घ संधि है। अवेक्षण, अवधन ईक्षण हो गया, इसमें गुण संधि है। ध्यान रख लेना, अवधन इक्षण शब्द हो गया अवेक्षण। अवेक्षा, अवधन इक्षा हो गया, इसमें भी गुण संधि है। अवच्छद, अवधन छद हो गया, इसमें व्यंजन संधि है। 7वां नियम याद कर लेना, च का आगमन। और अवच्छेद, इसमें भी व्यंजन संधि है। अवधन छेद हो गया। आवयविक, अवयव, अवयव जो शब्द है उसमें अव उपसर्ग होता है, अवयव। और जब इसमें इक प्रत्यय लगता है, यह बन जाता है आवयविक। और एक शब्द है अवापत्ति, अव धन आपत्ति से बनेगा अवापत्ति। आ गई बात समझ में? कौन यहां पर कौन सी संधि हो रही है अवापत्ति में? अवापत्ति में हो रही है आपके कौन सी संधि? अवापत्ति में हो रही है आपके दीर्घ संधि। आ गई बात समझ में? ये हो गया आपका अव उपसर्ग। फिर है उत उपसर्ग। उत यानी श्रेष्ठ, उत यानी ऊपर। ध्यान रहे, उत का मतलब क्या होता है? उत का मतलब श्रेष्ठ होता है, उत का मतलब होता है ऊपर। इसको समझ लें। देखो, उत उपसर्ग है ना,
ये आता है आपके व्यंजन संधि में। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि उत उपसर्ग है या उद उपसर्ग है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, उपसर्ग में हमेशा उत को प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता का मतलब क्या है? जैसे शब्द आ गया आपका उज्जवल, अब ये कहेंगे उज्जवल में उत उपसर्ग है या उज्जवल में उद उपसर्ग है। जब दोनों विकल्प में है तब तो हो जाएगा उत। ध्यान रखें, अगर उत विकल्प में ही नहीं है तो उपसर्ग हो जाएगा उद। आ गई बात समझ में? ये तो पहला नियम आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमने एक व्यंजन संधि में नियम नंबर 3 पढ़ा है। ठीक है, उसमें क्या था? द के बाद में त, क, त, क, थ, स और प, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो द किस में बदल जाता है? द त में बदल जाता है। जैसे एक शब्द है उत्तीर्ण। अब आपको ध्यान रखें, अगर पूछ ले उत्तीर्ण में उपसर्ग कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखें उत धन तीर्ण, ये तो उपसर्ग उत होगा। लेकिन आपको कहे उत्तीर्ण, अब अगर उत विकल्प में नहीं है तो उद हो जाएगा। अब आपको कहे उत्तीर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये उद धन तीर्ण होगा। संधि विच्छेद में तो पहली प्राथमिकता नियम नंबर 3 में उद को देनी है, ध्यान रखें। और अगर उपसर्ग पूछ ले तो उत ही होता है, उपसर्ग उद नहीं होता है। अब उत विकल्प में ही नहीं आए तो फिर उसका अपन क्या कर सकते हैं? फिर आपको उद को मानना है, अगर उत विकल्प में ही नहीं है। बाकी उपसर्ग हर जगह पे पहली प्राथमिकता किसको दोगे? पहली प्राथमिकता दोगे आप उत को। आ गई बात समझ में? अब देखिए, उत्पन्न, वही नियम नंबर 3 है, उत्पन्न उत उपसर्ग है। संधि विच्छेद अगर आपको कहे उत्पन्न का करना है तो पहली प्राथमिकता उद धन पन्न, ये संधि विच्छेद है, ध्यान रख लेना। अगर उपसर्ग पूछ ले उत ही है। उत्पत्ति, उपसर्ग वही उत, संधि विच्छेद उद धनपत्ति। संधि विच्छेद में इस शब्द में पहली प्राथमिकता देनी है किसको? उद को। और उपसर्ग में किसको देनी है? उपसर्ग में देनी है उत को। उत्तीर्ण में उत उपसर्ग, उत्पीड़न में उत उपसर्ग, उत्कंठा में उत उपसर्ग, उत्कर्ष में उत उपसर्ग, उत्तम में उत उपसर्ग, उत्कृष्ट में उत उपसर्ग, उदय में उत धन अय, उन्नत में उत, उल्लेख में उत, सभी में व्यंजन संधि। जहां भी उत उपसर्ग जुड़ता है हमेशा ध्यान रखें संधि है, और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, उत्सर्ग में उत उपसर्ग, उत्तीर्ण में उत उपसर्ग, उत धन हार हो जाएगा, ये उद्धार शब्द है, उत धन हार। उच्छ्वास उत धन श्वास हो जाएगा, व्यंजन संधि, ये देख लो, उत धन श्वास। उच्च श्रृंखल उत धन श्रृंखल हो जाएगा, उत धन श्रृंखल, व्यंजन संधि। उच्चारण उत धन चारण हो जाएगा। उद्गम, ध्यान रखें, उद्गम उपसर्ग वही है, उत धन गम, इसमें उपसर्ग भी वही है और संधि में भी उत आता है। लेकिन नियम नंबर 3 में जो व्यंजन संधि का हमने पढ़ा है, संधि विच्छेद में उद को प्राथमिकता दो, उपसर्ग में उत को प्राथमिकता दो, और जब एक ही है विकल्प में तो जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उत उपसर्ग। नेक्स्ट है आपके उप। अब देखो उप का मतलब क्या है? उप का मतलब है पास, उप का मतलब है सहायक। उप का मतलब क्या हो गया? उप का मतलब पास, उप का मतलब सहायक। जैसे उपचार, उपचार में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। उपवन उप उपसर्ग हो गया, उपहार उप उपसर्ग हो गया, उपयोग उप उपसर्ग हो गया, उपकार उप उपसर्ग हो गया, उपभोग उप उपसर्ग, उपाध्याय, यहां पे देखिए, यहां पे दीर्घ संधि हो रही है, उप धन अध्याय, और अध्याय में भी आपको पता है अधि उपसर्ग है। उपाध्याय में कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग, ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर देखिए उपधन अध्याय हो गया और अध्याय में भी तो अधि उपसर्ग है। उपाध्यक्ष वही स्थिति है,
ध्यान रखें, उप धन अध्यक्ष, अधि धन अक्ष, इसमें भी दो उपसर्ग है। अब आपको पूछ ले उपाध्यक्ष में संधि कौन सी है, उपाध्यक्ष में दीर्घ संधि है, ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में। उपायुक्त, उप धन आयुक्त, आ धन युक्त, उपायुक्त में कौन सी संधि है, उपायुक्त में ध्यान रख लेना इसमें भी दीर्घ है। और उपायुक्त में कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग इसमें भी है। उप धन आयुक्त, आ धन युक्त। उपार्जन, उपार्जन में भी दीर्घ संधि है, उप धन अर्जन हो जाएगा। उपालंब, उपालंब में भी दीर्घ संधि है, उप धन आलंब हो जाएगा, उप धन आलंब, ध्यान रहे, ठीक है। और आलंब में भी उपसर्ग है आ, इसका मतलब उपालंब में कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग। उपासना, उपधन आसना हो जाएगा, ध्यान रखें। उपाधि, उपधन आधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। उपाय, उपधन आय हो जाएगा, दीर्घ संधि। उपांग, उपधन अंग हो जाएगा, दीर्घ संधि। उपेक्षा, उपधन इक्षा हो जाएगा, गुण संधि। उपेंद्र, उपधन इंद्र हो जाएगा, गुण संधि। औपास्य शब्द देखिए ये कैसे बनेगा, औपास्य, ठीक है। उपास, उपधन आस, उपास बनता है और यह प्रत्यय जुड़ता है, औपास्य आ जाता है। और आपको कहा जाएगा जो औपास्य है इसमें उपसर्ग कौन सा है, उप, ठीक है। फिर देखिए औपनिवेशिक, ये औपनिवेशिक जो शब्द है ध्यान रखें, कई बार प्रश्न आया हुआ है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द वेश है। औपनिवेशिक में एक तो उप उपसर्ग है, एक नि उपसर्ग है और प्रत्यय जुड़ता है, एक मूल शब्द होता है वेश। और पूछ ले औपनिवेशिक में कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग इसमें प्रयुक्त होते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके उपसर्ग है, चार प्रमुख उपसर्ग, एक तो है दुर, एक है आपका दुस, एक है निर और एक है निस। इसको एक बार आप समझ लें। देखिए दुर, दुस, निर और निस, ये चार उपसर्ग है। चारों के चारों उपसर्ग नकारात्मक है, ठीक है। यानी ये जिसमें भी जुड़ते हैं एक नकारात्मकता का बोध करवाते हैं। दुर, दुस, निर, निस, ठीक है। इसके अलावा ये चारों उपसर्ग जिसमें भी जुड़ेंगे ध्यान रखें उनमें संधि विसर्ग होगी। यानी दुर, दुस, निर, निस, ये चारों जिसमें भी जुड़ेंगे उनमें संधि कौन सी होगी, उनमें संधि विसर्ग होगी, ठीक है। तो यहां पर दुर भी हो सकता है, दुह भी हो सकता है, दुस भी हो सकता है, दुह भी हो सकता है, निर भी हो सकता है, निह भी हो सकता है और निस भी हो सकता है, निह भी हो सकता है। अब देखो अलग अलग समय में अलग अलग इनके उत्तर माने गए हैं कि भाई हम दुर माने या दुह माने, हम दुस माने या दुह माने, निर माने या निह माने, निस माने या निह माने। लेकिन मैं आपको कहूंगा उपसर्ग में पहली प्राथमिकता इनको देना है, दुर, दुस, निर, निस, उपसर्ग में पहली प्राथमिकता इनको देना है। अगर ये विकल्प में नहीं हो तो दुर के स्थान पे आप दुह भी मान सकते हो, दुस के स्थान पर आप दुह भी उपसर्ग मान सकते हो अगर दुस विकल्प में नहीं है। निर के स्थान पर निह भी मान सकते हो और निस के स्थान पर निह भी मान सकते हो। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखो, दुर और निर में ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि र है, आराम से आधा र है, हम पहचान लेते हैं। दुस और निस, इनमें हमेशा ध्यान रखें, जैसे एक शब्द है दुष्फल, अब दुष्फल में आपको कहेंगे उपसर्ग कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखें यहां पर देखो ये स आ रहा है मूर्धन्य
उपसर्ग में हमेशा दंत्य स होता है, दुष्फल में भी उपसर्ग ही है। आई बात समझ में? जैसे शब्द आ गया आपका निस्संदेह। अब यहां तो आप देखोगे उपसर्ग कौन सा है? निस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे शब्द आ गया निष्पाप, अब यहां पे देखिए स कौन सा आ रहा है? स आ रहा है मूर्धन्य। उपसर्ग में कौन सा है? उपसर्ग में दंत्य। तो हमेशा ध्यान रखें उपसर्ग में दंत्य स होता है, उपसर्ग हमेशा यही होगा। ठीक है, जैसे शब्द आ गया निश्चल, अब आपको कहेंगे उपसर्ग कौन सा है? तो भी उपसर्ग हमेशा यही होगा। उपसर्ग में हमेशा चाहे दुस आए चाहे निस आए, उपसर्ग में हमेशा कौन सा स होगा? दंत्य स होगा। यहां शब्द में चाहे कोई भी स आ सकता है, उपसर्ग में हमेशा दंत्य स होगा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई आपको? पहली चीज, दुर दुस निर निस जहां भी होंगे वहां पर विसर्ग संधि होगी। दूसरी चीज, दुर और दुह दोनों विकल्प में हो, पहली प्राथमिकता दुर को देनी है। दुर विकल्प में ही नहीं है तो दुह हो जाएगा। वही स्थिति दुस और दुह की है, वही स्थिति निर और निह की है, वही स्थिति निस और निह की है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? उपसर्ग में हमेशा दंत्य स आएगा दुस और निस में। चाहे शब्द में कोई सा भी स आ जाए, उपसर्ग में हमेशा कौन सा स आएगा? उपसर्ग में हमेशा आपके दंत्य स आएगा। आ गई बात समझ में? चलिए अब पढ़ते हैं अपन उपसर्ग। दुर और दुह, इसलिए दोनों लिखे हैं, इसलिए दोनों लिखे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। दुर और दुह, तो पहली बात यही है, जितने भी ये शब्द है अगर संधि पूछ ले तो संधि कौन सी है? संधि इनमें विसर्ग संधि है। दुरासा, दुरासा, दुर्धन आशा। ठीक है, दुर अगर विकल्प में नहीं है तो उपसर्ग दुह भी हो सकता है अगर वो विकल्प में नहीं है। ठीक है, दुरासा। दुराग्रह, ध्यान रखें, दुर धन आग्रह, और आग्रह में फिर आपके आ उपसर्ग हो गया, यानी दुराग्रह में कितने उपसर्ग हो गए? दुराग्रह में उपसर्ग हो गए 2। आ गई बात समझ में? फिर देखिए दुर्वस्था, दुहा धन अवस्था। अब यहां पे ध्यान रखें संधि कौन सी है? संधि के लिए पूछना ही नहीं है। संधि कौन सी है? संधि है आपके विसर्ग संधि। तो दुर्वस्था ये हो जाएगा दुर दुह धन अवस्था, या दुर धन अवस्था। पहली प्राथमिकता दुर को देनी है, और इसमें भी 2 उपसर्ग है, एक दुर हो गया एक अव हो गया। दुरुपयोग, एक दुर उपसर्ग है एक उप उपसर्ग है, यहां पे भी 2 उपसर्ग हो गए। ठीक है, फिर है दुर्भी संधि। ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप देखिए इसमें एक उपसर्ग जुड़ रहा है दुर, फिर ये अभिसंधि, और अभिसंधि की बात करोगे तो इसमें उपसर्ग लगा है अभिधन संधि, और संधि की बात करोगे इसमें उपसर्ग लगा है सम प्लस धी, यानी दुर्भी संधि में कितने उपसर्ग हो गए? 3 उपसर्ग हो गए। कितने? 3। ठीक है, तो ये एक अच्छा शब्द है दुर्भी संधि। दुर्गुण, दुरुपसर्ग हो गया। दुर्भावना, दुरुपसर्ग हो गया। दुर्दशा, दुर्वासा, दुरुपसर्ग। दुरूह, दुरुपसर्ग। दुराज, दुरुपसर्ग। या अब यहां पे ध्यान रखें दुह धन राज, ये अपन ने पढ़ा था, दुराज में भी दुरुपसर्ग है, दुर्धन राज। उपसर्ग में हमेशा दुर को प्राथमिकता देनी है। आ गई बात समझ में? फिर दूसरा देखिए दुस। भाई दुस होगा या दुह होगा? दुश्चिंत, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल आ गया था, और अंत में आरपीएससी ने दुह उपसर्ग को सही माना था, जबकि उसमें ये दुस विकल्प में भी था। तो ये भी कई बार चीजें हो जाती है, लेकिन ध्यान रखें अधिकतर में फिर बाद में जो दुस है उसको ही माना गया है, तो थोड़ा सा आपको दुस को ही मान के चलना है। दुश्चिंत है, वैसे ये दुश्चिंत जो है दुष्धन चिंता, और चिंता जुड़ता है उसी से चिंत बन जाता है। तो चिंत और चिंता दोनों विकल्प में हो तो हमेशा चिंता को प्राथमिकता देनी है। दुस्शासन, दुष्धन शासन। दुष्कर, दुष्धन कर। यहां पे देखो स ये आ रहा है, लेकिन उपसर्ग में हमेशा
आपके कौन सा स होगा? दंत्य स। दुष्कर्म में भी उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा दुस। दुस्साहस में दुस, दुस्साध्य में दुस, दुष्परिणाम में दुस और दुष्फल में दुस। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ठीक है, फिर देखिए निर और निह। निरपराध, ठीक है, निरपराध में निर है और एक और है अप, यानी निरपराध में दो उपसर्ग हो गए। ठीक है, निराकार, निराकार में भी निर्धन आकार आधनकार, इसमें भी कितने उपसर्ग हो गए? दो उपसर्ग हो गए। फिर निराहार, निराहार में भी क्या हो जाएगा? निर्धन आहार और आधनहार, इसमें भी कितने उपसर्ग हो गए? दो उपसर्ग हो गए। निरक्षर, निर्धन अक्षर अकधन जो है अधन क्षर, ये भी कितने उपसर्ग हो गए? दो। निरादर, निर्धन आदर आधन दर, इसमें भी कितने उपसर्ग हो गए? दो। निर्धन निरुपसर्ग, निर्यात निरुपसर्ग, निर्दोष निरुपसर्ग, निर्जर निरुपसर्ग, निरामिस, निर्धन आमिस, दो जो है इसमें एक ही है निरामिस। ठीक है, निरंकार, निर्धर धन अहंकार अहम धनकार, इसमें दो उपसर्ग। निर्दिष्ट, निर्धन दिष्ट, निर्वाह, निर्धन वाह, नीरव में भी ध्यान रखें निर है और नीरस में भी निर है, निरंद्र में भी निर है और निरोग में भी उपसर्ग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? निर होगा। और फिर आता है आपका निस या निह, जैसे निश्चय, जैसे निश्चल, जैसे निष्काम, जैसे निष्पाप। अब देखो स कौन सा आ रहा है? स आ रहा है मूर्धन्य, यहां भी स कौन सा है? मूर्धन्य। यहां पर स कौन सा है? तालव्य। यहां पर स कौन सा है? तालव्य। लेकिन उपसर्ग में हमेशा स कौन सा होगा? दंत्य होगा। बैठा देना अपने दिमाग में बात। फिर देखिए निस्तेज में निस, निस्संदेह में निस और निष्फल में भी क्या हो जाएगा? निस हो जाएगा। तो चारों उपसर्ग अच्छी तरह आपने पढ़े ना। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी इन सब में? ये जो उपसर्ग जहां भी जुड़ते हैं वहां पर विसर्ग संधि होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो अपना उपसर्ग है नी, और नी का मतलब है बिना और नी का मतलब है विशेष। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न कई बार ये भी आ जाता है, ये जैसे यहां पे देखो निष्काम है तो इसमें भी आगे तो नी दिख रहा है, तो किसमें नी उपसर्ग नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी इससे बन सकते हैं। नी का मतलब बिना भी होता है, नी का मतलब विशेष भी होता है। जैसे निडर, तो यहां बिना के अर्थ में बिना डर के। ठीक है, नी उपसर्ग हो गया। निडर में नी उपसर्ग है। देखो कहां पे नी है, कहां पर नी नहीं है, इस तरह के प्रश्न जो है वो भी पूछे जाते हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। तो आपका निडर, निडर में कौन सा उपसर्ग हो गया? नी। नियम में कौन सा हो गया? नी उपसर्ग हो गया, नियम। निवास, निवास में भी नी हो गया। निदान, निदान में भी नी हो गया। निहत्था, निहत्था में भी नी हो गया। निबंध, निबंध में भी नी हो गया। निदेशक, ध्यान रखें निदेशक में कौन सा उपसर्ग है? नी। ठीक है, निकर, निकर में भी नी उपसर्ग है। निवारण, निवारण में भी नी उपसर्ग है। निवेश, निवेश में भी नी उपसर्ग है। निलंबन, निलंबन में भी नी उपसर्ग है। निगम, निगम में भी नी उपसर्ग है। निधि, ध्यान रखें निधि में भी कई बार नी उपसर्ग माना गया है। कई बार इसको मूल शब्द मानते हैं, लेकिन नी उपसर्ग मान के भी आप एक बार इसको सोच सकते हैं, क्योंकि वी उपसर्ग लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? विधि बन जाएगा, तो वी उपसर्ग हो गया। नी उपसर्ग लग गया तो क्या बन जाएगा? निधि बन जाएगा। ठीक है, निदाघ, निदाघ में भी नी उपसर्ग है। निकाय, निकाय में भी नी उपसर्ग है। ध्यान रहे निहित, निहित में भी नी उपसर्ग है। नियामक, नियामक में भी नी उपसर्ग है। निष्ठा का क्या हो जाएगा? निधन स्था, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, नियामक, नियामक जो है निधन यामक। फिर देखिए निखिल में भी नी है, निगूढ़ में भी नी है, निरोध में भी नी उपसर्ग है, नीरत में भी नी उपसर्ग है। अब है न्यून।
देखो नी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? हमने पढ़ रखा है न्यून में कौन सी संधि है? यण संधि, क्योंकि ये बनता है आपका नी धन ऊन से। न्याय कैसे बनेगा? नी धन आय से। न्यास कैसे बनेगा? नी धन आस। तीनों में ही कौन सी संधि है? यण संधि। और उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है नी। फिर देखिए नैदानिक शब्द है एक, नैदानिक। नैदानिक कैसे बनेगा? निदान धन इक से। तो निदान में नी उपसर्ग हो गया, एक प्रत्यय जुड़ेगा, तो ये जो ई है ये ऐ में बदल जाता है। ये प्रत्यय में पढ़ेंगे अपन, प्रत्यय अगला टॉपिक रहेगा, उसमें आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। निकट में यह जुड़ेगा तो नैकट्य बनता है, और वैसे निकट में कौन सा उपसर्ग हो गया? नी उपसर्ग हो गया। आ रहा है समझ में? जब भी आप ये वीडियो देखें, बढ़िया अपनी एक नोटबुक लेके बैठें और इन चीजों को अपनी हैंड राइटिंग में आप नोट्स बना लें। बाकी और तथ्य आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीएस हिंदी क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर ये टॉपिक जैसे आपका संधि टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब संधि की आपने पूरी क्लास से ले ली, उनके नोट्स बना लिए, उनकी पीडीएफ, उनके क्वेश्चंस हमने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए। आप उनको अच्छी तरह से देख लो। उसके बाद आपका संधि का प्रश्न जो है ना, वो 99.9% सही हो जाएगा। अब कोई 1%, 0.1% अपन कहें, उसका कुछ नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रख लेना। अगर आपने ढंग से हर वीडियो को बड़ा अच्छी तरीके से देखा है, उसका नोट्स जो है आपने तैयार किया है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। हर टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ें। देखो वीडियो जो है वो हो सकते हैं थोड़े लंबे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, जब तक चीजों को आप ढंग से नहीं समझोगे, आप कभी भी परीक्षा में, फिर हम उत्तर जो है अगर हमने ढंग से नहीं समझा तो परीक्षा में जब हम उत्तर देंगे तो वहां दिक्कत होगी। और अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपके लिए परीक्षा एक खेल है, ये ध्यान रख लेना। आप चाहे कोई भी परीक्षा दें, हिंदी की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम तैयार करते हैं तो उसको अच्छा समझो, उसको पूरा विश्लेषण होना चाहिए सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अपने आप, हो सकता है आपको 2 महीने ज्यादा लगे हैं, लेकिन उसके बाद आपका जो आउटपुट निकलेगा, आप खुद विश्वास नहीं करोगे कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया। ठीक है ना? मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ भी हासिल नहीं होता है। मेहनत यानी आपका जो कर्म है वो लगातार जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग पढ़ लिया हमने? नी उपसर्ग। नेक्स्ट जो आपका उपसर्ग है वो है प्र। और प्र का मतलब क्या है? विशेष। प्र का मतलब क्या है? आगे। प्र का मतलब क्या है? अधिक। तो प्र का मतलब विशेष भी होता है, प्र का मतलब आगे भी होता है, प्र का मतलब अधिक भी होता है। जैसे प्रदान, स्पष्ट दिख रहा है कि भाई प्र उपसर्ग है। प्रदान में कौन सा उपसर्ग है? प्र। जैसे प्रबल, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र। जैसे प्रयोग, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? कि भाई प्र उपसर्ग है। प्रचार, प्र उपसर्ग हो गया। प्रसार, प्र उपसर्ग हो गया। प्रहार, प्र उपसर्ग हो गया। प्रताप, प्र उपसर्ग हो गया। प्रवीण, ध्यान रखें प्र उपसर्ग भी है और व्यंजन संधि भी है। प्रधन वीन, न कारण में परिवर्तन इसमें हो रहा है। ठीक है, फिर प्रपुत्र, प्रपुत्र, प्रपुत्र शब्द में प्र उपसर्ग है। और पुत्र शब्द कैसे बनता है? पुत्र में जब अप्रत्यय लगता है तो पुत्र बनता है, और पुत्र में जब प्र उपसर्ग जुड़ता है प्रपुत्र बनता है। प्रोज्वल, ध्यान रखें प्रोज्वल में कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो जाएंगे। प्रधन उज्ज्वल, संधि हुई गुण, प्रधन उज्ज्वल ओ बन गया, गुण संधि हुई। ठीक है, फिर उज्ज्वल में उत्तधन ज्वल, उत उपसर्ग है, तो एक उपसर्ग हो गया प्र, एक हो गया उत। और उज्ज्वल में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, फिर देखिए प्रारंभ, प्रधन आरंभ, दीर्घ संधि भी हो रही है इसमें, और आरंभ में आ उपसर्ग और है, इसमें भी 2 उपसर्ग है। प्रोज्वल में भी 2 उपसर्ग है। प्रेत, ये हो जाएगा प्रधन इत,
ध्यान रख लेना। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। प्रार्थी, प्रधन अर्थी, दीर्घ संधि है, ध्यान रहे, दीर्घ संधि आ गई। प्रचुर, प्र उपसर्ग। प्राचार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखें। प्रधन आचार्य बनता है, और आचार्य में क्या होगा? आधनचार्य होगा। प्राचार्य में उपसर्ग कितने हैं? 2, प्लस चार्य शब्द किससे बनेगा? चार धन य से बनेगा। अब आपको कह दे प्राचार्य में मूल शब्द क्या है? चार। आई बात समझ में? और प्राचार्य में कितने उपसर्ग है? 2। फिर प्रस्तावना, प्रधन स्तावना, प्रभु, ध्यान रहे, प्रभु जो शब्द है इसमें भी प्र उपसर्ग है, क्योंकि वी उपसर्ग लगेगा तो क्या बन जाएगा? विभू। प्रस्तुत, प्र उपसर्ग हो गया। प्रस्थान, प्र उपसर्ग हो गया। प्रकृति, प्रकृति में भी कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। प्रहसन, प्र उपसर्ग हो गया। प्रमाद, प्र उपसर्ग हो गया। प्रकीर्ण, प्र उपसर्ग हो गया। प्रशा, प्र उपसर्ग हो गया। ठीक है। प्रमुख, देखिए प्रमुख, प्र उपसर्ग। प्रारब्ध, प्रधन आरब्ध, आधन रब्ध, दीर्घ संधि भी है। प्रारब्ध में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो इसमें प्रारब्ध में कितने उपसर्ग हो गए? 2 उपसर्ग हो गए। ठीक है, यह चीज ध्यान रखें। प्राप्त, प्रधन आप्त, प्र उपसर्ग है। प्राध्यापक, प्रधन अध्यापक, अधिधन आपक और आधन पक, 3 उपसर्ग हो गए। देखिए प्रधन अध्यापक, इसमें तो संधि हो गई आपके कौन सी? दीर्घ संधि। अध्यापक में होती है यण संधि। अधिधन आपक, यण संधि हो गई। और आधन पक, तो प्र, अधि और आ, 3 उपसर्ग हो जाते हैं प्राध्यापक में। एक हमने पढ़ा था दुर्भी संधि, 3 उपसर्ग थे। ठीक है। प्राकृतिक, प्रधन आकृतिक, आधन कृतिक, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यह शब्द बनता है प्रकृति धन इक से। ठीक है, प्रकृति धन इक से, प्र ही है इसमें, प्रधन कृति। ठीक है। प्रणीत, प्रधन नीत, इसमें ध्यान रखें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। प्रादेशिक, प्रदेश से बनता है, ये प्रदेश में एक प्रत्यय जुड़ेगा ना तो प्रादेशिक है, तो इसमें एक प्र ही है, ये चीज ध्यान रखें। प्राबल्य, प्रबल में यह प्रत्यय जुड़ता है तो प्रबल, प्रबल में प्र उपसर्ग हो गया। प्रामाणिक, प्र जो है यहां पर प्रमाण शब्द है, प्रमाण शब्द में प्र उपसर्ग है, एक प्रत्यय जुड़ेगा तो प्रामाणिक बन जाएगा। प्रासंगिक, प्रसंग शब्द है। और प्रायोजक, प्रधन आयोजक, आधन योजक, प्रायोजक में आपके कितने उपसर्ग हो जाएंगे? 2 उपसर्ग हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है आपका प्रति, प्रति उपसर्ग। देखो प्रति और प्र में भी कई, इसमें भी पहले प्र आ रहा है, इसमें भी पहले प्र आ रहा है। किसमें प्र उपसर्ग है, किसमें प्रति उपसर्ग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। निम्न में से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। प्रति का मतलब या तो होता है प्रत्येक, प्रति यानी या तो क्या होगा? प्रत्येक, या प्रति किसके लिए प्रयुक्त होता है? विपरीत के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो जैसे प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग हो गया। जैसे प्रतिहिंसा, प्रति उपसर्ग हो गया। जैसे प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग हो गया। प्रतिरूप, प्रति उपसर्ग हो गया। प्रतिध्वनि, प्रति उपसर्ग हो गया। ठीक है। प्रतिनिधि, प्रति उपसर्ग हो गया। प्रतिकार, प्रतिकार में भी प्रति उपसर्ग है। प्रतिभा, प्रति उपसर्ग है। प्रतिमा, प्रति उपसर्ग है। प्रतिस्पर्धा, प्रति उपसर्ग है। प्रतीक्षा, देखिए मात्रा दीर्घ हो गई, इसका मतलब संधि कौन सी? दीर्घ। प्रतिधन इक्सा से बनता है, दीर्घ संधि भी है इसमें। प्रत्युत्तर, यहां पे देखिए यह से पहले आधा वर्ण, इसका मतलब यण संधि। प्रतिधन उत्तर, यहां पे डबल त आएगा। ठीक है, उत्तर में प्रत्युत्तर। प्रत्याशा, प्रतिधन आशा। प्रतीत, यहां पे भी दीर्घ मात्रा। प्रत्याशा में कौन सी संधि है? यण संधि। प्रतिधन आशा। प्रत्युत्तर में यण संधि। प्रतीत में दीर्घ संधि। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है आपका प्रति। फिर देखिए प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, यण संधि हो गई। प्रतिनियुक्ति, एक तो हो गया प्रति, एक हो गया नि, 2 उपसर्ग हो गए इसमें, ध्यान रख लेना। प्रतिनियुक्ति। प्रत्याघात, प्रतिधन आघात, एक प्रति एक आ,
दो उपसर्ग हो गए इसमें, यण संधि है प्रत्याघात में। प्रत्यालोचन, प्रतिधन आलोचन आधन लोचन, दो उपसर्ग हो गए और यण संधि इसमें भी है। प्रत्युत्पन्न, प्रतिधन उत्पन्न उत्धन पन्न, इसमें भी दो उपसर्ग हो गए और इसमें भी संधि कौन सी है? संधि है यण संधि, संधि इसीलिए हमने पहले पढ़ी है। प्रतिषेध, प्रतिधन सेध, इसमें व्यंजन संधि हो गई, कौन सी? व्यंजन संधि। प्रतिष्ठित, प्रतिधन स्थित, इसमें भी व्यंजन संधि। प्रत्यपकार, प्रतिधन उपकार उपधनकार, दो उपसर्ग है, यण संधि है। प्रातिनिधिक, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में एक जुड़ेगा, तो यहां पे प्रतिनिधि में ध्यान रखें, एक तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा और कई बार निधि में नि उपसर्ग माना गया है, वो अपन ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, प्रतिनिधि में एक प्रत्यय लगता है, प्रातिनिधिक बनता है। प्रातिपदिक, प्रतिपद, प्रतिपद में एक प्रत्यय लगेगा, प्रातिपदिक शब्द बनेगा। और प्रत्यक्ष में भी प्रति है, प्रातिपदिक में भी। उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है प्रति। अगली बात समझ में। नेक्स्ट है आपके उपसर्ग आ का मतलब है तक, आ का मतलब है से। देखो, जो भी क्लास ली जा रही है इसका आपको अभ्यास जरूर करना है। जैसे आपने क्लास में पढ़ लिया, उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल पे हम कई सारे शब्द देंगे तो उसको आपको अलग अलग लिखना है कि भाई इसमें ये शब्द है, ये प्रत्यय है, या ये संधि इसमें हो रही है। वो अभ्यास आपको जरूर करना है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, PS हिंदी क्लासेज नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, आजन्म, आजन्म, आ उपसर्ग हो गया। आहार, आ उपसर्ग हो गया। आतप, आ उपसर्ग हो गया। आयात, आ उपसर्ग हो गया। आगार, आ उपसर्ग हो गया। ठीक है, आगम, आ उपसर्ग। आमोद, आ उपसर्ग। आरक्षण, आ उपसर्ग। आजीवन, आ उपसर्ग। आशंका, आ उपसर्ग। आमरण, कौन सा उपसर्ग है? आ। आगमन में आ, आकर्षण में आ, आबाल वृद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ उपसर्ग है। ठीक है, यानी बचपन से लेके वृद्धावस्था तक, आबाल वृद्ध। ठीक है, आघात, आ उपसर्ग। आभूषण, आ उपसर्ग। आराधना, आ उपसर्ग। आचमन, आ उपसर्ग। आतप्त, आ उपसर्ग। आकाश में भी आ उपसर्ग। आजानु, आ उपसर्ग। ठीक है, आतंक, आ उपसर्ग। आसन्न, आ उपसर्ग। आरोहण, आ उपसर्ग। आक्षेप, आ उपसर्ग। आकलन, आ उपसर्ग। और आच्छादन, आ उपसर्ग। सिर्फ इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन, आदन छादन हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी में भी कोई संधि नहीं है। ठीक है, अब इससे प्रश्न ज्यादातर क्या आता है? किसमें आ उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ध्यान रखें, एक शब्द यहां पे मैंने लिखा है आजाद, आजाद में आ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जैसे आवारा, आवारा में भी आ उपसर्ग नहीं है, ये भी एक शब्द आप याद रख सकते हैं, आवारा। ठीक है, तो और भी कोई शब्द हो सकता है जिसमें दिखता तो आ है लेकिन आ है नहीं। आ से प्रश्न लगभग इस तरीके के आते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आ गई? क्लियर है? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। देखो, पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ये ध्यान रख लेना। कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स कर दें ताकि हम उसका जवाब अगली क्लास में दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।